इस लेक्चर में हम डीईएस एल्गोरिदम जो पिछले लेक्चर में डिफाइन किया गया था उसकी एनालिसिस करेंगे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कि भाई वो कितना सिक्योर है। तो सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका अटैक करने का ब्रूट फोर्स अटैक। सारे कीज जितने भी संभावनाएं हैं सबको एक एक करके देखें और उससे जो भी सही की है उसको निकालें। क्योंकि 56 बिट की है तो ब्रूट फोर्स अटैक करीब 2 की पावर 56 प्रयास करेगा, ट्रायल करेगा, जो कि लगभग 10 की पावर 17 ऑपरेशंस बनते हैं। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आज के कंप्यूटर में 10 की पावर 17 ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ घंटों में ही ये हो जाएंगे। लेकिन जब 1970 1980 के दशकों की बात करते हैं, उस समय के कंप्यूटर्स में ये आसान काम नहीं था, इसलिए डीईएस ब्रूट फोर्स अटैक के प्रति अपने समय में सिक्योर रहा। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यदि हम करेंगे तो एक ब्लॉक की, क्योंकि हर एक ब्लॉक की हर एक बाइट उस ब्लॉक के सारे इनपुट बाइट जो कि 16 हैं उन पर आधारित करती है, उन पर निर्भर करती है। तो जब हम 8 बाइट को एक साथ लेंगे तो फिर इनपुट टेक्स्ट की 8 लेटर को एक साथ की अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो उससे कुछ भी निकल के नहीं आएगा। तो ये तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक के 2 प्रकार हैं। अब हम अधिक पावरफुल अटैक जो कि नॉन प्लेन टेक्स्ट, चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक की ओर अग्रसर होंगे कि यदि ईला के पास ये क्षमता भी है तो क्या अटैक कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए जो साधारणतया किया जाता है वो ये, क्योंकि जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में कई सारे राउंड होते हैं, जैसे डीईएस में 16 राउंड हैं इंक्रिप्शन के, तो उनको कम कर दिया जाए और कम राउंड के एल्गोरिदम को यदि अटैक किया जा सकता है तो वो जो तरीके से अटैक होता है उन तरीकों को लिख आइडेंटिफाई करके निकाल के और राउंड जब बढ़ते हैं तो कैसे अटैक करें ये निकालते हैं। तो यही हम प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, डीएस के नंबर ऑफ राउंड्स को कम करके। सबसे कम राउंड ऑफ कोर्स डीएस 1 राउंड का है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर डीएस केवल 1 राउंड का एल्गोरिदम होता तो क्या वो सिक्योरिटी दे पाता? इसका उत्तर है नहीं। और कैसे नहीं दे पाता ये हम देखते हैं। 1 राउंड डीएस में प्लेन टेक्स्ट हमेशा की तरह L0 R0 रहेगा, और साइफर टेक्स्ट L1 R1। क्योंकि एक ही राउंड के ऑपरेशंस होंगे, और L1 क्योंकि R0 के बराबर है तो साइफर टेक्स्ट का आधा भाग प्लेन टेक्स्ट के आधे भाग के बराबर है। तो मतलब प्लेन टेक्स्ट का राइट हाफ जो है वो तो साइफर टेक्स्ट में ऐसे का ऐसा ही मौजूद है। तो ये सिक्योरिटी तो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो गई कि पूरा तो एनक्रिप्ट कोडेड ही नहीं हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, एक नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक का प्रयोग करके हम L0 भी निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये ऑपरेशंस 4 ऑपरेशंस हैं, ई XOR विद की K1 S P, और फिर फाइनली 5वां ऑपरेशन XOR फिर से होता है, इससे R1 निकलता है। तो जो R0 है, L0 तो जैसे का जैसे ही रहता है, R0 जो है वो कई सारे उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहले एक्सपेंशन होता है, फिर की से XOR होता है, फिर S बॉक्स उस पे लगते हैं, परमुटेशन होता है, फिर XOR होता है L0 से।
तो हम ये पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये जितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए R0 पे, उनमें से कितने को हम जानकारी निकाल सकते, जितनी कितनों की हम जानकारी निकाल सकते हैं, कितनों को हम जान सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट हम लेंगे, जो टाइप ऑफ अटैक लेंगे वो नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक है। नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक का अर्थ है कि हमें प्लेन टेक्स्ट L0 R0 और साइफर टेक्स्ट L1 R1 दोनों की जानकारी है। इन दोनों की जानकारी के बाद एन्क्रिप्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान क्या क्या जानकारी, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट टेक्स्ट की, किन किन इंटरमीडिएट टेक्स्ट की जानकारी हमें है, ये हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस पिक्चर में नारंगी रंग के जो भी एरो हैं, उनमें जो भी टेक्स्ट जा रहा है उन सब की जानकारी हमारे पास है। कैसे? L0 हम जानते हैं, R0 हम जानते हैं, तो R0 जो एक्सपेंशन में इनपुट जा रहा है वो जान रहे हैं। इसी प्रकार L0 का इनपुट ही XOR में जा रहा है वो हम जानते हैं। एक्सपेंशन फिक्स्ड ऑपरेशन है, तो R0 जो इनपुट जा रहा है उसका आउटपुट क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक है जिसमें कि साइफर टेक्स्ट की दोनों की जानकारी है, L1 की भी R1 की भी। और खैर L1 तो R0 के बराबर है तो कोई अलग से इसमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन R1 की जानकारी होने की वजह से L0 की जानकारी भी है, तो P के आउटपुट की भी जानकारी हमें हो जाती है, क्योंकि L0 और R1 का XOR है P का आउटपुट, और P अगेन फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो P का जब आउटपुट हमें मालूम है तो उसका इनपुट भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी नारंगी रंग के एरो हैं उनमें जो भी टेक्स्ट जा रहा है उसकी जानकारी हमें है। तो आप देखेंगे कि एरो सिर्फ दो ही इस समय नारंगी रंग के नहीं है। एक तो की K1 जिसकी जानकारी निश्चित रूप से हमें नहीं है, और क्योंकि की K1 XOR हो रही है एक्सपेंशन के आउटपुट से, तो S बॉक्सेस का जो इनपुट है उसकी जानकारी भी हमें नहीं। तो S, इसमें दो चीजें हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्सपेंशन का आउटपुट और S बॉक्स का आउटपुट, ये दोनों की जानकारी हमें है, और इन दोनों की जानकारी से हम की K1 की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ नोटेशन पहले हम डिफाइन कर रहे हैं। E ऑफ R0 जो एक्सपेंशन का आउटपुट है, जो कि इनपुट इसका R0 है और आउटपुट 48 बिट का है, जिसको कि हम 8 भागों में विभाजित कर रहे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 टू अल्फा 8 तक। हर एक अल्फा एक 6 बिट बड़ी स्ट्रिंग है, और ये विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो S बॉक्स में इनपुट जा रहा है वो 48 बिट को 8 भागों में विभाजित करके 6 बिट का इनपुट जाता है S1 से S8 तक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन के आउटपुट को भी हम 8 भागों में 6 बिट के विभाजित कर रहे हैं। एक्सपेंशन के बाद की से XOR ऑपरेशन होता है, तो XOR ऑपरेशन बिटवाइज होता है, इसलिए हम की K1 को भी 8 भागों में विभाजित करते हैं, K11, K12 से K18 तक। हर एक भाग की लंबाई 6 बिट है, K1i, और ये जो 6 बिट हैं K1i, ये अल्फा i से XOR होती हैं बिटवाइज, और उसका नतीजा बीटा i से हम निर्धारित करते हैं कि बीटा i इक्वल्स अल्फा i XORड विद K1i। तो बीटा i जो 6 बिट का स्ट्रिंग है, ये इनपुट जाता है S बॉक्स Si को, और Si जो 6 बिट का इनपुट लेता है वो 4 बिट का आउटपुट निकालता है। तो गामा i को हम दर्शाते हैं इसका आउटपुट
एस आई का बीटा आई इनपुट जब होता है, गामा आई 4 बिट का है। तो हमने इस प्रकार से अल्फा आइस, बीटा आइस और गामा आइस की परिभाषा दी। इन तीनों में से हमें अल्फा आई की जानकारी है क्योंकि अल्फा आई आउटपुट है एक्सपेंशन का। गामा आई की जानकारी है क्योंकि गामा आई आउटपुट है एस बॉक्सेस के। और जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एस बॉक्स का आउटपुट और एक्सपेंशन का आउटपुट दोनों की जानकारी हमें है। तो अल्फा आइस और गामा आइस नोन है, उनकी हम जानते हैं। बीटा आई अननोन है, बीटा आई को हम नहीं जानते क्योंकि जैसे ही बीटा आई को हम जानेंगे तो फिर K1 आई को भी जान जाएंगे क्योंकि K1 आई बीटा आई एक्सऑर्ड विद अल्फा आई होगा। तो अब गामा आई से हम प्रारंभ करते हैं अपनी एनालिसिस को। गामा आई की हमें जानकारी है, गामा आई हम जानते हैं एस बॉक्स एस आई का आउटपुट है 4 बिट का। तो जब गामा आई ये 4 बिट की में क्या वैल्यू है हम जानते हैं, तो एस आई की हम जो टेबल है उसमें देखते हैं। एस आई की टेबल फिक्स्ड है, की के साथ बदलती नहीं है। तो अगर हम ईला की ओर से देखें तो एस आई की जानकारी, टेबल की जानकारी ईला को है। तो उस टेबल में जाके हम ये निकालेंगे कि क्या इनपुट ऐसा है जिसका कि आउटपुट गामा आई होगा। एस आई जैसा हमने देखा एक सब्स्टिट्यूशन का रूप है इसमें कि कुछ इनपुट है और एक टेबल के द्वारा उसका आउटपुट क्या है वो निकाला जा सकता है। तो जब हमें आउटपुट मालूम है तो कौन सा इनपुट है जिनसे ये आउटपुट एस आई निर्धारित करता है, ये हम निकाल सकते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन साइफर में इनपुट आउटपुट में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस थी, मतलब कि अगर आउटपुट मालूम है तो इनपुट एक ही हो सकता है, इनपुट जो एक है तो उसका तो आउटपुट एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे एस आई जो है ये 6 बिट इनपुट को 4 बिट आउटपुट में मैप कर रहा है। तो मतलब कुल इनपुट की संख्या 64 है, कुल आउटपुट की संख्या 16 है। तो 64 इनपुट को 16 आउटपुट में ही एस आई मैप कर रहा है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे इनपुट होंगे जिनका कि आउटपुट एक ही है। अब यदि हम ध्यान से देखें एस आई की टेबल को तो उससे निकल के ये आता है कि जैसे कि S1 की टेबल में था ये एक पैटर्न कि हर एक रो में S1 की 4 रो थी और हर एक रो में 16 आउटपुट एक बार हुए थे। तो अगर कोई भी एक आउटपुट की को हम फिक्स कर दें तो पहली रो में एक बार उसमें मिलेगा, दूसरी रो में भी एक बार मिलेगा, तीसरी में भी एक बार मिलेगा, चौथी में भी एक बार। तो ये दर्शाता है कि एग्जैक्टली 4 इनपुट ऐसे हैं कि यदि हमें आउटपुट मालूम है तो 4 इनपुट ऐसे होंगे एस आई के जो कि वो आउटपुट देंगे, निर्धारित करेंगे। तो क्योंकि आउटपुट हमें मालूम है तो उससे हम एस आई की टेबल से वो 4 इनपुट मालूम कर सकते हैं जिनकी वजह से ये आउटपुट आएगा। तो ये चारों इनपुट जो एस आई के हैं उनको हम एक्स आई मानते हैं। ये चारों इनपुट एक्स आई कलेक्शन है इन चारों इनपुट का। और ये साइज ऑफ एक्स आई का 4 है जो ये बताता है कि इसमें 4 इनपुट है। इन चारों में से एक सही इनपुट है, अर्थात एस आई का वास्तविक इनपुट बीटा आई है, लेकिन वो बीटा आई की जानकारी हमें नहीं है क्योंकि की के आई की जानकारी नहीं है। बीटा आई है अल्फा आई एक्सऑर्ड विथ अल्फा आई एक्सऑर्ड विथ की K1 आई। लेकिन क्योंकि के आई की जानकारी हमें नहीं है
इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए बीटा आई की जानकारी भी नहीं है। अल्फा आई की जानकारी हमें है। तो अब स्थिति यह है कि हमें बीटा आई नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास 4 संभावनाएं हैं बीटा आई की, उनमें से एक सही है। कौन सी सही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन चारों में से एक सही है। तो यदि हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे और के आई को हम सेट को हम दर्शाएंगे इस प्रकार से कि के आई इज अल्फा आई एक्सॉर्ड विथ बीटा जो कि एक्स आई में है। अर्थात एक बार फिर से यदि मैं वो इक्वेशन लिखूं कि बीटा आई इक्वल्स अल्फा आई XORed with K1i, और क्योंकि XOR की परिभाषा इस प्रकार की है कि ये बताएगा कि K1i इसी इक्वेशन से इज इक्वल टू अल्फा आई XORed with बीटा आई। तो K1i क्योंकि अल्फा आई XORed with बीटा आई है, ये ठीक से नहीं आया है। बीटा आई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अल्फा आई की वैल्यू मालूम है, लेकिन बीटा आई की जगह हमें 4 संभावनाएं हैं बीटा आई की। तो चारों संभावनाओं को एक एक करके प्रयोग करके हम 4 संभावनाएं K1i की कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो चारों संभावनाएं इस सेट के आई में हम रखेंगे। तो के आई का साइज भी 4 है, और इसमें हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सही की है K1i इन चारों संभावनाओं में से एक है, और उसको तो ये सेट के सब आई के आई जो सेट है जिसमें 4 संभावनाएं हैं K1i की, उनमें से एक सही है। कौन सी सही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इन चारों में से एक सही है। तो ये एनालिसिस, ये कंप्यूटेशन हम हर एक एस बॉक्स के साथ कर सकते हैं, S1 से S8 के लिए। तो हर एक एस बॉक्स से हमें एक सेट मिलेगा K1 से K8 तक, हर एक का साइज 4 होगा, और ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन 4 में से एक संभावना, हर एक, जैसे K1 में 4 संभावनाएं हैं, उनमें से एक सही है K11 के लिए। K2 में 4 संभावनाएं हैं, उनमें से एक K12 है, और इसी प्रकार K8 में 4 संभावनाएं हैं, उनमें से एक K18 है। तो अब कुल कितनी संभावनाएं हुई पूरी की K1 की? K11 6 बिट का भाग है की K1 का, उसकी 4 संभावनाएं हैं। K12 दूसरा 6 बिट का भाग है, उसकी भी 4 संभावनाएं हैं, और इसी प्रकार K18 तक की। तो जब हम कुल संभावनाएं को गिनते हैं तो हर एक 6 बिट के ग्रुप की 4 संभावनाएं हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और कुल संभावनाएं निकलेंगी 4 की पावर 8, 4 to the 8। ये 2 to the 16 है, जो कि लगभग करीब 65,000 संभावनाएं इसकी निकल के आती हैं। 65,000 संभावनाएं कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ब्रूट फोर्स अटैक में किया था, तब कुल की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। अब अपनी एनालिसिस के द्वारा हमने उन संभावनाओं को कम कर दिया, 65,000। अब इन 65,000 को एक एक करके हम चेक कर सकते हैं कि इनमें से सही की K1 कौन सी है। तो ये एक मॉडिफाइड ब्रूट फोर्स अटैक या इम्प्रूव्ड ब्रूट फोर्स अटैक इसको कह सकते हैं, और ये अब प्रैक्टिकल हो जाएगा। इनके द्वारा हम की K1 को निकाल सकते हैं। लेकिन यही नहीं, हम इससे भी ब्रूट फोर्स की आवश्यकता ही नहीं है, हम पूरी की K1 को निश्चित रूप से ढूंढ सकते हैं
थोड़ी और एनालिसिस के द्वारा। वो एनालिसिस क्या है? इस समय अभी हमने जो की है एनालिसिस, उसमें एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, उसका साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। हमने ये माना है कि ये दोनों, एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, एक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, उसका जो एन्क्रिप्टेड ब्लॉक है, ये दोनों हमें मालूम है। हम प्लेन टेक्स्ट में कई ब्लॉक रख सकते हैं, तो न सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक बल्कि एक और प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक हम ले सकते हैं जिसका कि करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक हमें मालूम है। तो इन दोनों के साथ भी हम वही कंप्यूटेशन, वही एनालिसिस करते हैं। तो इनमें से भी जब आप ये सारी कंप्यूटेशन करके, एनालिसिस करके, हमें हर एक की के 6 बिट के ब्लॉक ग्रुप के लिए 4 संभावनाएं मिलेंगी, जिसको कि हम कह सकते हैं कि सेट के डैश आई में है ये, कि K1 डैश में 4 संभावनाएं हैं की K1 1 की। इसी प्रकार K डैश 8 में 4 संभावनाएं हैं K1 8 की, जो कि ये हर एक कोई 6 बिट लंबी की है। और इसकी कोई आवश्यक नहीं है कि K1 और K1 डैश, K2 या और K2 डैश दोनों ही, और ये चारों ही 4 संभावनाएं रखते हैं, लेकिन ये दोनों K1 और K1 डैश इक्वल हों, ये कोई ज़रूरी नहीं। बल्कि अगर हम प्रैक्टिकल स्थिति में देखें तो ये इक्वल होते नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि K11 ये दोनों में है, दैट इज कि K1 में भी है और K1 डैश में भी है। K11 दोनों 4 संभावनाएं रखते हैं। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब कि केवल उन संभावनाएं को हम रखेंगे जो दोनों सेट्स में हैं, तो K11 तो निश्चित रूप से हम रखेंगे, लेकिन कुछ अन्य संभावनाएं कम हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो अगर हम K1 इंटरसेक्शन K1 डैश लेते हैं तो कई बार हम पाएंगे कि K1 इंटरसेक्शन K1 डैश का साइज 1 हो गया, मतलब कि K11, और इन जनरल अगर हम कहें कि KI इंटरसेक्शन KI डैश, जिसमें कि K1I निश्चित रूप से है, तो अगर इस इंटरसेक्शन का साइज 1 हो जाता है तो उसका अर्थ यह है कि जो एक संभावना है वो सही है, K1I के बराबर है। यदि इंटरसेक्शन का साइज 1 नहीं होता, 1 से अधिक रहता है, तो एक तीसरा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक हम लेते हैं, फिर वही एनालिसिस, फिर वही कंप्यूटेशन करते हैं, फिर इंटरसेक्शन करते हैं। तो तब हमारे पास 3 सेट रहेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो लगभग निश्चित रूप से ही केवल एक ही संभावना बचेगी। यदि किन्हीं कारणवश नहीं बचती तो एक और पेयर ले लेंगे। तो 3-4 पेयर में ही लगभग हम बल्कि मैं कहता हूँ हमेशा ही इस प्रकार की कंप्यूटेशन करने के बाद 6 बिट की जो है K11, K12, K18 तक, उन सब की संभावनाएं केवल 1 बचेंगी। और जब संभावनाएं 1 ही बचती हैं तब तो की इन सब का कॉन्कैटिनेशन है K1, जो कि हमें मिल जाएगा। कोई ब्रूट फोर्स एनालिसिस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार, और कुल हमने कितना प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट लिया? सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट जो 4 प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का है, एक साइफर टेक्स्ट जो कि 4 ब्लॉक का है। तो बहुत ही आसानी के साथ हम एक राउंड डीएस को की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, एक राउंड डीएस को तोड़ सकते हैं। तो जब एक राउंड को हमने कर लिया तो अगला इसका स्टेप है 2 राउंड डीएस। तो 2 राउंड डीएस को हम कैसे एनालिसिस करेंगे? और कुछ आश्चर्य की बात यह है कि 2 राउंड डीएस 1 राउंड डीएस के बराबर है। हालांकि 2 राउंड डीएस में जो 1 राउंड डीएस के साथ प्रॉब्लम थी कि आधा भाग जो था साइफर टेक्स्ट का वो प्लेन टेक्स्ट ही था, तो आधा भाग की तो सिक्योरिटी थी ही नहीं। 2 राउंड डीएस में वो संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि R0 से जब हम शुरू करेंगे
तो R0 L1 है, तो बीच में है L1 है, लेकिन उसके बाद L1 नहीं रहता अगर ये साइफर टेक्स्ट, क्योंकि 2 राउंड का है तो L2 R2 आउटपुट है, साइफर टेक्स्ट है, और इसमें L1 भी नहीं है, दैट इज R0 भी नहीं मौजूद है, L0 भी नहीं मौजूद है आउटपुट में। तो जो प्लेन टेक्स्ट है वो पूरी तरह से छुप जाता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं देता, क्योंकि जो अभी हमने एनालिसिस दिखाई वो एनालिसिस हम उसका प्रयोग करके इस की K1 और K2 दोनों ही निकाल सकते हैं। तो यहां भी इसके एनालिसिस में हम वही करेंगे जो एक राउंड के लिए हमने किया था, कि कौन कौन से इंटरमीडिएट टेक्स्ट हमें मालूम है। R0 L0 प्लेन टेक्स्ट है तो ये मालूम है, तो R0 L0 दोनों मालूम है, तो ये जो लाइन है जो कि ऑरेंज है मालूम है। एक्सपेंशन मालूम है, R2 मालूम है, L2 R1 एक ही है, तो क्योंकि L2 मालूम है साइफर टेक्स्ट का हिस्सा होने की वजह से, तो R1 मालूम है, तो एक्सपेंशन सेकेंड राउंड का भी हमें मालूम है। L1 क्योंकि R0 है तो L1 भी मालूम है, तो जब R2 मालूम है L1 मालूम है तो परमुटेशन सेकेंड राउंड का आउटपुट भी मालूम है, तो इनपुट भी मालूम है। इसी प्रकार L0 R1 मालूम है तो उससे फर्स्ट राउंड का परमुटेशन का आउटपुट मालूम है, तो इनपुट भी मालूम है। तो जैसे आप देखेंगे कि दोनों ही राउंड में एक्सपेंशन का आउटपुट और एस बॉक्स का आउटपुट दोनों हमें ज्ञात है। तो जब दोनों ज्ञात है तो जैसे हमने पहले एक राउंड के लिए किया था, उसकी एनालिसिस में एक्सपेंशन का आउटपुट और एस बॉक्स का आउटपुट ये दोनों प्रयोग हुए थे, और इन दोनों का प्रयोग करके जो की है वो हमने कंप्यूट करी थी। तो ठीक उसी प्रकार सेकेंड राउंड में एक्सपेंशन का आउटपुट हमें मालूम है और एस बॉक्स का आउटपुट हमें मालूम है, तो की K2 हम निकाल लेंगे। फर्स्ट राउंड में एक्स बॉक्स का आउटपुट मालूम है, एक्सपेंशन का आउटपुट मालूम है, तो की K1 हम निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही राउंड के की बड़ी ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 2 राउंड डीएस भी कोई विशेष सिक्योरिटी, कोई विशेष क्या कहें, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं देता। तो अब 2 राउंड से हम 3 राउंड की ओर चलते हैं। इसमें L0 R0 प्लेन टेक्स्ट है और L3 R3 साइफर टेक्स्ट है। अगर हम निकालते हैं कि क्या क्या जानकारी, कौन कौन टेक्स्ट की जानकारी इसमें हमें है, तो अब आप देखते हैं कि जो ऑरेंज लाइन है उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसका कारण यह है कि R3 हमें जानकारी है, L3 जानकारी है, L3 R2 के बराबर है तो इसकी जानकारी हमें है। इसी प्रकार L0 की जानकारी है, R0 की जानकारी है जो कि L1 के बराबर है, तो उसकी जानकारी भी हमें है। तो R0 की जानकारी है तो एक्सपेंशन की जानकारी है R0 के बाद वाली। L2 और L1 और R2 की जानकारी है, इसलिए परमुटेशन के आउटपुट की जानकारी है और परमुटेशन के इनपुट की जानकारी है। R2 की जानकारी है तो एक्सपेंशन के बाद थर्ड राउंड के एक्सपेंशन की जानकारी है, लेकिन अन्य जानकारी हमें नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि न R1 और L2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इनमें ये दोनों की जानकारी हमें नहीं है। तो जिस प्रकार से ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में एक्सपेंशन का आउटपुट हमें मालूम है लेकिन एस बॉक्स का आउटपुट नहीं मालूम, सेकेंड राउंड में एस बॉक्स का आउटपुट हमें मालूम है लेकिन एक्सपेंशन का आउटपुट नहीं मालूम, थर्ड राउंड में एक्सपेंशन का आउटपुट हमें मालूम है लेकिन एस बॉक्स का आउटपुट नहीं मालूम। तो तीनों ही राउंड में जो पहले
1 और 2 राउंड की स्थिति थी कि एक्सपेंशन का आउटपुट और एस बॉक्स का आउटपुट दोनों की जानकारी है, वो अब नहीं होती। तो जब वो नहीं है तो जिस तरीके से हमने कीज निकाली थी पहले 2 राउंड की, उस तरीके से हम की नहीं निकाल सकते। लेकिन यही एक तरीका नहीं है, अन्य तरीके भी हो सकते हैं। काफ़ी समय तक डीएस के बारे में लोग ये जानकारी का प्रयास जानकारी पाने का प्रयास करते रहे कि भाई कोई नई तकनीक का आविष्कार करें जिससे कि 3 राउंड या उससे अधिक की डीएस को तोड़ा जा सके। सन 1990 में एक नई टेक्निक का आविष्कार हुआ जिसको डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस का नाम दिया गया, और इसके द्वारा 3 राउंड डीएस बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। न सिर्फ 3 राउंड, बल्कि डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस इतनी अच्छी टेक्निक है कि 10 राउंड डीएस तक बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन 10 से जब ज़्यादा राउंड पे जाते हैं तब ये डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस समय ज़्यादा लेने लगता है, और 16 राउंड तक आते आते डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस द्वारा जो समय दिया जाता है वो ब्रूट फोर्स से भी अधिक है। तो 16 राउंड डीएस को तोड़ने के लिए डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस का कोई उपयोग नहीं है, उससे अच्छा ब्रूट फोर्स अटैक है। लेकिन रिसर्च केवल यहीं तक नहीं रुकी। डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस के आविष्कार के 4 वर्षों बाद ही 1994 में लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस, एक नई तकनीक का आविष्कार हुआ जो कि 16 राउंड डीएस, पूरा डीएस को लगभग 2 की पावर 47 स्टेप्स में ब्रेक करती है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि ब्रूट फोर्स अटैक 2 to the 56 स्टेप्स लेता है, जबकि लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस 2 to the 47 स्टेप्स ही लेती है। तो इस से हम देख सकते हैं कि लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस ब्रूट फोर्स अटैक से ज़्यादा शक्तिशाली है पूरा डीएस को ब्रेक करने के लिए। तो 90 के दशक में जब इस प्रकार से डीएस के खिलाफ नई टेक्निक्स आई और कंप्यूटर्स की रफ्तार भी तेज होने लगी, तो ये लगने लगा कि अब डीएस बहुत समय तक प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो इसकी जगह कोई नया एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।